कितना हम लोग थ्योरी पढ़े हैं, थ्योरी के अकॉर्डिंग कितना समझ में आ रहा है, इस बात को समझा जाए। बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है ये, ठीक ना, चैप्टर में कमी नहीं है। हमको लगता है कि ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा हमको, ठीक ना। चलिए, तो प्रश्नावली 13.3 का पहला क्वेश्चन है कि एक कलश में 5 लाल है। क्या है? एक कलश में मान लो 5 लाल है और 5 काली है, 5 काली है, 5 काली है। एक कलश में 5 लाल है और 5 काली गेंदें हैं। ध्यान से सुनिएगा। यादृच्छिया एक गेंद निकाली जाती है। इसका रंग नोट करने के बाद, इसका रंग नोट करने के बाद पुनः कलश में रख दी जाती है। कंडीशन समझिएगा ध्यान से। एक कलश में 5 रेड बॉल है और 5 जो है ब्लैक बॉल है। करना क्या है कि यादृच्छिया एक गेंद को निकाली जाती है, उसके बाद इसका रंग नोट किया जाता है और नोट करने के बाद पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंद उसमें कलश में रख दी जाती है। अब कह रहा है कि कलश में से एक गेंद यादृच्छिया निकाली जाती है, तो दूसरी गेंद की लाल होने की क्या प्रायिकता है? मान लिया कि पहली बार गेंद निकलने की घटना, इसको मान लीजिए आराम से E1। दूसरी बार गेंद निकलने की घटना, इसको मान लेते हैं E2। और लाल रंग की गेंद की घटना, इसको मानना है A, ठीक ना। अब हम लोग को क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ हम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है ना, बहुत आराम से निकालेंगे, ठीक ना। यहाँ हम लोग जो आवश्यक प्रायिकता है, आवश्यक प्रायिकता को थोड़ा सा इसको नीचे ही लिख देते हैं। आवश्यक प्रायिकता, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब इसी में डाल देंगे। आवश्यक प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी बराबर कितना होगा भाई? अब ध्यान से समझिएगा मेरे बात को, कोई केस नहीं। अब देखिए, सुनिए। पहली बार गेंद निकलने की घटना, पहली बार हम गेंद निकाल रहे हैं, भैया निकल गया, काला निकल गया, चलो मान लेते हैं। पहली बार गेंद निकाले, काला हो गया, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम कि जब काला निकल गया है तो देख लिए, समझ लिए कि काला है, फिर उसको रख दिए। रखने के बाद क्या किए, 2 और काला उसी में डाल दिए। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। उसके बाद अब क्या होगा कि अब काला निकला है फर्स्ट बार में, तो अब लाल भी तो निकल सकता है। तो मान लेते हैं कि दूसरी बार गेंद निकालने की घटना जो है वो लाल है, वो लाल है। तो हम देख लिए लाल है भाई, हाँ लाल है, तो चलो भाई लाल को भी उसमें रख दिए कलश में, और रखने के बाद क्या किए कि 2 और लाल वाला उसमें फेंट दिए। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। अब इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो देखिए कलश में पहले से 5 गो रेड है और 5 गो ब्लैक है। तो अब देखिए पहली बार हम क्या किए थे, पहली बार हम क्या किए थे कि ऐसे निकाले ना, तो निकल गया काला। तो पहली बार काला निकलने की क्या प्रायिकता है, 5/10, 5/10। ब्लैक की संख्या 5 है, टोटल आउटकम 10 है, तो 5/10 होगा। अब देखिए जब काला हम देख लिया कि काला है, तो फिर उसी को उसी में डाल दिए और 2 ऊपर से काला डाल दिए, तो काला तो बढ़ेगा ना भैया, काला बढ़ गया 2। तो अब क्या होगा, इस 7 हो गया, काला कब हो गया, काला हो गया 7 गो। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब काला 7 गो हो गया तो अभी लाल ना निकालना है। आई कह रहा है कि जब पहली बार आप काला निकाले हैं तो फिर हाथवा लगा के निकालिएगा तो वो लाल होगा। तो काला निकल गया है 5/10, तो काला निकल गया है, तो लाल निकलने की क्या प्रायिकता है, तो लाल तो बदला नहीं है, लाल तो भाई जितना है उतना ही है, बस आउटकम टोटल जो है वो बढ़ जाएगा। 5 गो 2 गो 7 गो, 7 गो 5 गो 12 गो हो जाएगा। अब अलग कंडीशन में क्या होगा कि हम निकालेंगे तो खाली ब्लैक थोड़े निकलेगी, हम निकालेंगे तो लाल भी निकल जाएगी। तो मान लो कि दूसरी बार हम गेंद निकाल रहे हैं, दूसरी बार गेंद निकालने की घटना जो है वो क्या हो रहा है इस कंडीशन में कि वो ब्लैक ना निकल के लाल निकल गई। तो लाल को भी देख लीजिए, क्या करिए, देख लिए तो लाल निकल गई पहली बार में, तो कितना होगा 5/10। अब लाल देख लिए, लाल देख के फिर ऊपर से 2 और लाल फेंट दिए, तो अब क्या होगा, अब इसमें लाल बढ़ गई 2। तो भाई कह रहा है कि जब लाल निकल गई है दूसरी बार, तो फिर जो गेंद है वो अब लाल निकलेगी, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, तो अब बढ़ जाएगा, लाल वाला बढ़ गया 7/12। अब इसको थोड़ा सा हल कर दोगे, बस आसानी से बन जाएगा 25/120, 35/120 जब जोड़िएगा तो कितना होगा
60 बटा में 120 कटा दोगे तो कितना होगा 1/2। अब इससे आसान हल का मेथड नहीं है, काफी है, इतना शॉर्ट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं और एक अन्य थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। दोनों थैलों में से एक को यादृच्छिक चुना जाता है, उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है। यहां 2 थैले हैं, ठीक है ना, 2 थैले हैं, ध्यान रखना है। एक थैले में 4 गो लाल बॉल है, एक थैला में कितना है 4 गो लाल है, और कितना है भाई 4 गो काली गेंद है, ठीक है ना। और एक अन्य थैला है जिसमें 2 गो लाल है, ठीक ना। एक और थैला है, उसमें कितना है भैया, इसमें 2 लाल है और 6 काली गेंद है, 6 काली गेंद है, ठीक है ना। चलिए, दोनों थैलों में से किसी एक को यादृच्छिक चुना जाता है, उसमें से एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है। ये हमारा बैग 1 है और ये हमारा बैग नंबर 2 है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। मान लिया कि पहला थैला की घटना, ज्यादा नहीं लिखेंगे, इसको हटा दे रहे हैं। पहला थैला की घटना E1, दूसरा थैला की घटना जो है वो E2 है, ठीक है ना, और लाल रंग की घटना है, ठीक है ना। इसमें क्या कहा गया है, लाल रंग की घटना है जो कि लाल है, लाल गेंद की घटना, लाल गेंद की घटना। ये कितना है भाई, इसको हम मान लेते हैं A, इसको मान लिए A। अब एक बात समझिएगा, थोड़ा सा हम इसको यहाँ फिर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फर्स्ट में क्या है, 4 गो लाल था, 4 गो काली थी। दूसरा बैग में क्या था, दूसरा बैग में हमारे पास था 2 लाल और 6 ब्लैक, ठीक है। लिख देने से थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा बढ़िया से। अब देखिए, अगर हम थैला चुने तो हमारे पास कितने थैले हैं, 2 थैले हैं। तो हमारे पास जब 2 थैले हैं और थैला चुनते हैं तो थैला चुनने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, चाहे हम पहला थैला चुने चाहे हम दूसरा थैला चुने, 2 ही हमारे पास थैले हैं, तो दोनों थैला चुनने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2, ठीक है ना। 2 थैले हैं तो किसी एक के चुनने की प्रायिकता 1/2, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अब हम लोग क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 निकाल के रख लेना है, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, A/E1 का मतलब होता है कि अगर हम पहले थैला फर्स्ट चुनते हैं तो उसमें से लाल गेंद की घटना यानी लाल रंग की गेंद निकलने की क्या पॉसिबिलिटी है। तो इस थैला में लाल कितना है बताइए, 4 है, तो यहां हो जाएगा 4 और टोटल आउटकम कितने हैं 8, 4/8। यानी कि अगर थैला फर्स्ट चुनते हैं तब लाल गेंद निकलने की घटना कितनी हो जाएगी, यानी कि अगर हम थैला फर्स्ट चुन लिए तो लाल गेंद निकलने की प्रायिकता 4/8 है। छोड़ देते हैं इसको, अब भाई निकाल लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। इसका मतलब होता है कि जब हम थैला दूसरा चुने हैं उस कंडीशन में लाल गेंद निकलने की क्या प्रायिकता है। तो दूसरा थैला चुनेंगे तो क्या होगा, इसमें लाल कब है 2/8। अगर इतना काम कर लिए हो तो आपको क्या करना है, लास्ट में क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि जो लाल गेंद निकली है वो पहला थैला से निकली है, यही है ना। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद पहला थैला से निकाली गई है। तो यहां हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या करेंगे, यहां आवश्यक प्रायिकता जो है इस प्रकार बनाएंगे, आवश्यक प्रायिकता बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A। इसका मतलब होता है ना कि लाल गेंद निकली है तो उसे पहले का थैला से निकलने की क्या प्रायिकता है, इसका मीनिंग होता है, इसको समझना होता है, ठीक ना। उसके बाद आपको सीधे फार्मूला रख देना है वेज थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, यहाँ क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस 2 है बैग, जितना बैग रहेगा उतना काम होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, अब क्या करेंगे, अब हम इसको हल कर देंगे। कैसे का हल करेंगे, तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/2, इसका वैल्यू कितना है 4/8। उसके बाद यहाँ भी वही काम कर देना है, ठीक है ना।
और यहाँ इसका वैल्यू कितना है, ये भी 1/2 है। इसका वैल्यू देखिए कितना है 2/8। इसको हल करना है, देखिए कैसे हल करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, इसको कर देते हैं 4/16, कोई दिक्कत। अब यहाँ भी 8 × 16 हो जाएगा। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं ना कि 16 एलसीएम ले लेते हैं। तो जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना, प्लस में 2, और इसको हम फटाफट हटा लेंगे, इसलिए हम इसको छेड़छाड़ नहीं किए, ठीक है ना, आसानी से बन जाता है। यहाँ क्या करेंगे, 4 है और यहाँ कितना है 6 है, और 4 और 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये कट कुट के हो जाएगा हमारे पास 2/3, और यही आंसर हो जाएगा। अब टोटल क्वेश्चन ऐसे ही बनाना है। कुछ क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा भाषा समझिएगा, भाषा नहीं समझिएगा तो नहीं समझ में आएगी, समझ रहे बात। इतना लंबा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको समझना है। चलिए देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, यह ज्ञात है, सुनिए ध्यान से, कहानी को ध्यान से समझिए। यह ज्ञात है कि एक महाविद्यालय के छात्रों में से 60% छात्रावास में रहते हैं, यानी कि 60% जो लड़के हैं वो हॉस्टल में रहते हैं, ठीक ना, और 40% छात्रावास में नहीं रहते हैं। चलिए अच्छी बात है। पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम यह सूचित करते हैं, मतलब पहले का रिजल्ट बताता है कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों में 30% जो छात्र हैं, छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% और छात्रावास में नहीं रहने वाले छात्रों में से 20% छात्रों ने ए ग्रेड लिया है। मतलब कहने का मतलब है कि जो स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं उन लोग को 30% लड़कों को मिला है ग्रेड ए, और जो नहीं रहता है हॉस्टल में उसको 20% लड़कों को ही ग्रेड ए मिलता है, ठीक है। वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को यादृच्छिया चुना जाता है और यह पाया जाता है कि उसे ग्रेड ए मिला है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्र जो है छात्रावास में रहने वाला है। तो इसको कैसे मानना है, इस बात को ध्यान रखें। इसमें क्या करेंगे, मान लिया कि छात्रावास में रहने वाले कौन है भैया, छात्र हैं। मान लिया कि छात्रावास में रहने वाले छात्र की घटना, इसको हम मानेंगे E1। इसको क्या मानेंगे, E1। और यहाँ क्या करेंगे, छात्रावास में, यहाँ लिख देते हैं नहीं, यहाँ क्या करते हैं, छात्रावास में नहीं रहने वाले, यहाँ भी लिख दे क्या, छात्रावास में नहीं रहने वाले, छात्रावास में रहने वाले छात्रों की घटना, ऐसे लिखिएगा। छात्रावास में रहने वाले छात्रों की घटना E1, छात्रावास में नहीं रहने वाले छात्रों की घटना क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा, ठीक है ना। और ग्रेड ए भी है ना भाई, ग्रेड ए प्राप्त करने की घटना, इसको क्या मानेंगे, इसको हम आराम से ए ही मानेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सब क्वेश्चन में एक ही जैसा मानिएगा, सब क्वेश्चन में एक जैसा मानना है ताकि मानने में समझने में ज्यादा परेशानी ना हो, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है भाई क्या चीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। इसका मतलब होता है कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों की घटना अगर E1 है तो कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है। तो क्या लिखा हुआ है, 60%। क्या लिखा हुआ है, 60%। और 60% का मतलब होता है 60/100। 60% का मतलब 60/100। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जब लिखेंगे तो इसका मतलब कि छात्रावास में नहीं रहने वाले छात्रों की पॉसिबिलिटी लिखना है। तो ये कितने हैं, 40% है। तो 40% का मतलब होता है 40/100। कोई दिक्कत। अब आपको हाई निकाल लेना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। इसका मतलब है, सुनिएगा, इसका मतलब है कि जब वो स्टूडेंट छात्रावास में रहता है, जो स्टूडेंट छात्रावास में रहता है उसे ग्रेड ए प्राप्त होने की क्या पॉसिबिलिटी है। तो क्या दिया हुआ है किताब में, जो हॉस्टल में रहता है कितना % लाया है ग्रेड ए, 30%। कितना लाया है, 30%। तो 30/100 हो गया, कोई दिक्कत। और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 लिखेंगे तो इसका मतलब है कि हॉस्टल में नहीं रहता है। आई बात समझिएगा, पहले हॉस्टल में नहीं रहता है, छात्रावास में नहीं रहता है, तब उसे ग्रेड ए मिला है, उसकी पॉसिबिलिटी कितना मिला है, 20%। 20% का मतलब होता है 20/100। तो पढ़ के बढ़िया से क्वेश्चन को पहले इतना लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी पॉसिबिलिटी निकालनी है, लास्ट में आपको
यहाँ पढ़ के देख लेना है कि कैसे कैसे निकालना है। आवश्यक प्रायिकता बराबर क्या पूछ रहा है यहाँ, एक लाइन पढ़िए। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह छात्र छात्रावास में रहने वाला है और उसे ग्रेड ए मिला है, ये पूछ रहा है। लास्ट वाली लाइन ध्यान से समझिएगा। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्र जो है छात्रावास में रहने वाला है और उसे ग्रेड ए मिला है। तो छात्रावास में कौन रहता है? E1। तो यहाँ हमको क्या निकलनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए, E1 बाई ए। इसको यहाँ भी लिखोगे तो अच्छा लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए, यही पूछ रहा है। इस बात को समझिएगा। अगर ये रहता है ना कि छात्रावास में नहीं रहने वाला, तो यहाँ E2 बाई ए लिखते। यहाँ क्या करेंगे? फार्मूला लगा देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1। यहाँ लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, सेम टू सेम वहीं उतार देना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 प्लस कर देना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2। अब आसान हो जाएंगे क्वेश्चन, धीरे धीरे समझ लीजिए। अब देखिए इसका वैल्यू कितना है बताइए? इसका 60% है, तो कितना लिखेंगे? 60/100। ये कितना है? ए बाई E1 कितना है? 30/100। यहाँ भी वही लिख देना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 30/100। और प्लस करके देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है? 40/100। और ये कितना है भाई? 20/100। अब यहाँ से हल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिमाग ये लगाना है, देखिए दिमाग ये लगाना है कि इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा? 1800। अब 100 में 100 से गुणा करिएगा तो क्या होगा? इतना कर दोगे, कोई दिक्कत? अब नीचे वाला में भी छेड़छाड़ मत करिए, जैसे हम हल कर रहे हैं वैसे करिए, जल्दी जल्दी। 1 2 3 4। अब ऊपर वाला क्या होगा? उतना ही हो जाएगा 1800। और इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 800। अब देखिए ये वाला आसानी से कटने वाला है, इसीलिए हम उसमें छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। देखिए इसको घटा दो। अब ऊपर वाला कितना? ऊपर वाला 1800, नीचे वाला कितना? 1800 800 कितना? 2600। तो ये जीरो तो गया भाई। और ये कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 और ये हो जाएगा 13 दूनी 26। तो 9/13 जो है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा, मिला सकते हैं, ठीक ना? देखिए चलिए सुनिए, लिख लीजिए, सुनिए अगला क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन बनाएंगे तो एकदम डाउट खत्म हो जाएगा। और मुझे जहां तक उम्मीद है कि बढ़िया से देख लोगे, सब कुछ नहीं बना लोगे, रिविजनों करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या हम तो लास्ट में पढ़ रहे हैं, इसको क्या रिविजन करना है, इसलिए मन से समझते चलिए। चलिए सुनिए, चौथा क्वेश्चन है एक बहुविकल्पीय प्रश्न का, ध्यान से समझिएगा। एक बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है। माने इसके कहने का मतलब है कि लड़कवा या तो उत्तर पहले ही से जानता है, आना तो गेस करता है कि हई ना हुई हई हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लें कि उसके उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है और अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है। ध्यान से समझिएगा। फिर कह रहा है कि मान लें कि छात्र के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। ठीक है ना? अब धीरे धीरे क्वेश्चन की जटिलता, भाषा की जटिलता बढ़ेगी। भाषा की जटिलता के चलते जो है ना, ये चैप्टर टफ होता है, ठीक ना? अब ध्यान से समझिएगा। पहला नंबर इसमें क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे ना कि उत्तर जानता है, मतलब उत्तर जानने की घटना पहले मानेंगे, है ना? उत्तर जानने की घटना 4 नंबर क्वेश्चन है। मान लिया कि उत्तर जानने की घटना कितना हो जाएगी? E1। सबको सेम मानेंगे, उत्तर जानने की घटना। एगो अनुमान लगा रहा है, क्या कर रहा है? अनुमान लगा रहा है। अनुमान लगाने की घटना, अनुमान लगाने की घटना, तो ये कितनी हो जाएगी? E2 हो जाएगी। और कह रहा है एक चीज ए वाला चुनना होता है कि ए किसको मानना है, ठीक ना? अब सही उत्तर की घटना, कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है तो यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। तो यहां देखिए सही उत्तर की घटना ए मानना है। ध्यान रखना है किसको ए मानना है, ये बहुत सावधानी से लिखना है। सही उत्तर की घटना, सही उत्तर देने की घटना क्या है भाई? ए है। इतना लिखने के बाद आराम से क्या करिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 लिख लीजिए। आराम से पढ़िए, आराम से पढ़िए। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मतलब होता है कि उत्तर जानने की प्रायिकता कितनी है। तो उत्तर जानने की प्रायिकता कितनी है? उत्तर जानने की प्रायिकता लिखा है एकदम बिल्कुल 3/4। तो इसको लिख दीजिए, इसमें कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए।
ध्यान से समझिए, किताब एकदम सामने रखिए। उसके बाद कह रहा है अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है। तो अनुमान लगाने की घटना अगर E2 है तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी, सीधी सी बात है। अब भाई आपको लिख लेना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1। इसका मतलब होता है, पता है इसका मतलब होता है कि उत्तर जानता है। ध्यान से समझिएगा, उत्तर जानने की घटना है। कौन भाई? E1। तो लड़का उत्तर जानता है तब सही उत्तर की घटना को हम A माने हैं। तो यहां समझना यह है कि जब लड़का उत्तर जानते बा तो सही उत्तर ना दे दी। ध्यान से समझिए, लड़का उत्तर जानता है तब सही उत्तर होने की क्या पॉसिबिलिटी है भाई साहब? तो जब लड़का जानता ही है, आंसर जानता है, वो क्या करता है? उत्तर जानता है, तो सही उत्तर नहीं देगा। तो ये क्या है? ये निश्चित घटना है, और निश्चित घटना की पॉसिबिलिटी हमेशा 1 होती है। ये 1 कहां से आया, इस बात को ही तो समझना है। 1 किताब में दिया है? नहीं दिया है। ठीक है ना। अब आगे हाई वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2। इसका मतलब होता है कि लड़का क्या करता है ना, कि गेस करता है। क्या करता है? गेस करता है, अनुमान लगाता है। तो जब लड़का अनुमान लगाता है, उस स्थिति में सही उत्तर देने की क्या पॉसिबिलिटी है? ये बुक में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1/कितना? 4। अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता इसमें लिखा हुआ है 1/4। ठीक है, सब कुछ लिख लिए, ऐसे ही सब कुछ पढ़ पढ़ के लिख लेना है। उसके बाद भाई इसीलिए नहीं मिटाया है कि अगर सेम कंडीशन होगा तो इसी पर रख देंगे, क्या दिक्कत है? तो कह रहा है इसमें लास्ट वाली लाइन ध्यान से पढ़िएगा अगर बोर्ड में आ जाए तो। इसकी क्या प्रायिकता है कि छात्र उत्तर जानता है और यह पहले से ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। पहले से जो ज्ञात होता है वो रहता है नीचे रहेगा। और ये क्या कर रहा है? उत्तर जानता है। अगर कहता कि नहीं अनुमान लगाता है तो यहाँ E2 होता, लेकिन उत्तर जानने की पॉसिबिलिटी को हम क्या किए हैं? घटना को क्या माने हैं? E1 माने हैं। तो यहाँ सेम रहेगा कंडीशन। जब कंडीशन सेम है तो ये फार्मूला भी सेम रहेगा, और जब फार्मूला भी सेम रहेगा तो क्या करना है? केवल डिजिट बदल देना है। केवल यहाँ अंक बदल दोगे या हल कर दोगे, वही आंसर हो जाएगा। E2 करके कर देते और E3 कर देते। हाँ, अगर और एगो बढ़ जाता तो लिखते प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E3। बढ़ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हल करिएगा तो कितना होगा? ये कितना है? 3/। ये कितना है? 1 ना, झूठ नहीं बोलना है। ये कितना है भाई? 1/4। ये कितना है? ये भी 1/4। कैसे हल करोगे जल्दी, ये भी ध्यान से समझना है। 3/4, 3/4, ठीक है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा? 3/4 प्लस 1/16। अब इसको हल कर लेना है आराम से। कैसे हल करोगे? 3/4 और एक काम करो, इधर हल कर लेते हैं। 3/4, देखिए 4 और 16 का एलसीएम कितना? 16। 4 में 16 से डिवाइड करोगे कितना? 4 का 16, 4 यहीं 12। अब भाई 16 में 16 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, ठीक है ना। चलिए यहाँ आ जाइए, यहाँ करिए पहला पद बटा दूसरा पद। अब भाई चला जाएगा कहाँ? ऊपर। और भाई 12 है 1, 13, ये आ जाएगा नीचे। इसको कटा दीजिए, 4 का 16, 4 यहीं 12, अब बटा में 13। अगर गलती से 13/12 लिखा गया तो समझ लीजिए कि आपका आंसर गलती हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रायिकता का वैल्यू जो होता है 1 से ज्यादा नहीं होता है। तो सावधानी दिखाना है भाई परीक्षा में। ये ध्यान रखना है कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है ऊपर वाला से हमेशा बड़ा होता है, ठीक ना। आंसर मिला सकते। क्वेश्चन नंबर 5 है किसी विशेष रोग के, है ना, किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है, ठीक ना। 99% ही असर करती है, 1% मतलब गलत भी रिपोर्ट देता है, ठीक है ना। बहुत ध्यान से पढ़ना होता है इस चैप्टर में, है ना। बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए समझिएगा, किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है। मैंने एक कहे के मतलब ना कि ब्लड टेस्ट होता तो 99% जौन बा ना सही रिपोर्ट मिलता, और जौन पेशेंट बा उ रोग से रोगी रहता, ठीक ना। किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट दे देता है, यानी व्यक्ति को रोग से ग्रस्त बतला देता है। जो निमन बाकरों के बीमार बताता, ठीक ना। यदि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं तो क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छिया चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया जाता है कि उसे यह रोग है।
पहला काम ये करना है कि वह रोगी है, यानी कि रोगी होने की घटना E1 और रोगी नहीं होने की घटना E2। ठीक है ना। देखिए ये लास्ट लाइन पढ़िएगा कि यदि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं, यानी रोग से ग्रस्त होने की घटना कितनी हो जाएगी E1। यह मानेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में माना कि रोगग्रस्त होने की घटना E1 और रोगग्रस्त न होने की घटना क्या चीज भैया E2। ठीक है ना। और रक्त की जांच में यह बताया जाता है कि उसे यह रोग है। ठीक है ना। रक्त जांच में सही पाया जाता है ना। यादृच्छिया चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच में बताया गया है कि उसे यह रोग है, यानी कि सही जांच हुआ है ना। रक्त की घटना को मान लिए हम ए। अब देखिएगा सावधानी से पढ़ना होता है इसमें। तो कहने का मतलब है कि हम यहाँ निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मतलब रोगी रोग से ग्रस्त है, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है भाई। तो देखिए किसी जन समुदाय में 0.1%, कितना भाई 0.1% रोगग्रस्त लोग हैं। तो 0.1% का मतलब क्या होता है, यहाँ 100 से डिवाइड कर दो तो कितना होगा 0.001। कोई दिक्कत। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालिएगा तो एक बात ध्यान रखिए कि किसी जन समुदाय में इतने लोग रोगी हैं, रोगग्रस्त ना होने की घटना को हम E2 माने हैं, तो रोगी कितने नहीं है, एक में से घटा देंगे क्योंकि दोनों घटना एक दूसरे के पूरक हैं। तो यहाँ क्या करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। ध्यान रखिएगा कैसे कैसे हम कर रहे हैं। तो यहाँ 1 में से 0.001 घटा देंगे तो कितना होगा है? घटाओ, ऐसे प्रेम से घटाओ, घबराओ मत। 001 कितना, 0 में से घटा 9, 9, 9, 0.999। कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ ये करना है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 निकाल लेना है। क्या कह रहा है, इसका मतलब ये है कि रोगी रोग से ग्रस्त है। यह बतलाया गया है कि रोगी रोग से ग्रस्त है और ब्लड टेस्ट हुआ है। बेचारे का ब्लड टेस्ट हुआ है, इसकी पॉसिबिलिटी निकालनी है। यानी कि जब रोगी रोग से ग्रस्त है तब सही रक्त की जांच है ना, सही लिख देते हैं यहाँ, सही रक्त की जांच की घटना। ठीक है ना, रक्त की जांच की घटना। तो ये क्या हो जाएगा 99%। 99% है ना, समझना होगा ध्यान से। देखिए किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है। इसका मतलब होता है कि जब ब्लड टेस्ट होता है तो 99% लोगों को ये बताया जाता है ना कि आप रोगी हैं। इसका मतलब कि रक्त का जांच जो है ना एकदम असर किया है, मतलब वो सही रिपोर्ट दिया है, गलत रिपोर्ट नहीं दिया है। तो इसका मतलब कि रोगग्रस्त है जब सही रक्त की जांच हुई है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, तो 99%। 99% का मतलब 99 तो 0.99। कोई दिक्कत। अब यहाँ का होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। इसका मतलब होता है कि रोगी रोग से ग्रस्त नहीं है, ठीक ना, जब रिपोर्ट लिया गया है ब्लड टेस्ट का। तो इतना कितने हैं भाई, जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है। ये कितना है 0.5%। इसको बढ़ा दो, ऐसे 0.5/100 कर दो तो कितना होगा 0.005। ठीक है ना। यहाँ सही नहीं भी लिखोगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, रक्त का जांच हो गया है, बात खत्म। अब क्या करना है लास्ट में, देखिए लास्ट में हम लोग को क्या करना है, यही तो यहाँ तमाशा करना है। यहाँ आवश्यक प्रायिकता किसकी निकालोगे, यहाँ भी ध्यान रखना है ना। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो देखिए लास्ट लाइन इसे पढ़ना होगा। तो कोई यादृच्छिक चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच में बताया गया है कि वह उसे रोग है। तो कहने का मतलब कि रोगी रोग से ग्रस्त होगा, तो रोगी रोग से ग्रस्त होगा कौन घटना है, तो ये निकालना है हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A। यानी रोगी रोग से ग्रस्त होगा जब उसे ब्लड टेस्ट हुआ है, जब ब्लड टेस्ट हुआ है और पकड़ा गया है कि रोगी रोग से ग्रस्त है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे है इसके माध्यम से। यानी कि ब्लड टेस्ट हुआ है, ये गिवन दैट है, तब उसे रोगग्रस्त होने की क्या प्रायिकता है, इसका ये अर्थ है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, फार्मूला रख देना है। क्या रखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ
E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2। अब क्या करिएगा कि यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है भैया, कितना है देखिए 0.001 गुणा ये कितना है A बाई E1 कितना है, A बाई E1 कितना है 0.99। अब उसी को नीचे भी उतार लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब प्लस इसका वैल्यू रखिए कितना है 0.999 गुणा ये कितना हो जाएगा 0.005। अब इसको जल्दी करिए, इसको हो जाएगा ना, हो जाएगा हल, हल कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है, हल तो सबको करने आ जाएगा, कोई दिक्कत धीरज। क्वेश्चन नंबर 6 ए उत्सव, 3 सिक्के दिए गए हैं, 3 सिक्के दिए गए हैं, एक सिक्के के दोनों ओर चित्त ही हैं। अब बताइए, एक ऐसा भी सिक्का है जिसके दोनों ओर चित्त ही हैं, चलिए ध्यान से समझिएगा। दूसरा सिक्का अभिनत है, अनबेस्ड बिना आधार वाला सिक्का, जिसमें चित्त जो है ना 75% प्रकट होता है, प्रकट हो जाओ कितना बार 75% बार। और तीसरा अनभिनत है, अनबेस्ट है, हाउ वाला बेस्ट है। अभिनत का मतलब बेस्ट सिक्का, अनभिनत का मतलब होता है अनबेस्ट सिक्का। एगो आधार वाला सिक्का होता है, एगो बिना आधार वाला सिक्का होता है, ठीक ना। चलिए तीनों में से एक सिक्के को यादृच्छिक चुना जाता है, तीनों सिक्का में से किसी एक सिक्का को यादृच्छिक चुना जाता है, चलो अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम लोग सिक्का चुनेंगे, ठीक ना, और उसे उछाला जाता है। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह जो है ना सिक्का दोनों ओर चित्त वाला है, ठीक ना। तो पहले तीनों सिक्का की घटना मानिए, कैसा कैसा सिक्का है भाई, तो एक सिक्का दोनों ओर चित्त ही वाला है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, मान लिया कि दोनों ओर, मान लिया कि दोनों ओर क्या है, दोनों ओर चित्त वाले सिक्के की घटना E1, ध्यान रखिएगा, दोनों ओर चित्त वाले सिक्के की घटना E1। उसके बाद क्या है, दूसरा सिक्का अभिनत है, अभिनत, अभिनत सिक्के की घटना, इसको हम मान लेंगे E2। और एक क्या है, अनभिनत है, अनभिनत, इसको मान लेते हैं E3। देखिए 3 को है, सिक्के पर चित्त प्रकट होने की घटना, यहां लिखना पड़ेगा है ना, तथा सिक्के पर चित्त प्रकट होने की घटना, इसको मानना है आपको ए। अब चले, अब मजा आएगा, ठीक ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, कितना हो जाएगा, यानी कि 3 सिक्के हमारे पास हैं, तो तीनों सिक्के के चुनने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/3। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 निकालेंगे। इसका मतलब यह है कि जब दोनों ओर चित्त वाला सिक्का है तब सिक्के पर चित्त प्रकट होने की क्या प्रायिकता है। अब बताइए, खुद से बताइए, दिमाग लगाइएगा। जब दोनों ओर चित्त वाला ही सिक्का है तो सिक्के पर चित्त प्रकट नहीं होगा, बिल्कुल होगा, इसकी पॉसिबिलिटी 1 होगी। यही तो समझना है, बस समझ लोगे ये भी पाठ आसान ही हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब निकाल लीजिए हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2। अब इसमें क्या करिएगा, जब अभिनत सिक्का है तब इस पर चित्त कितना बार आता है भाई, अभिनत वाले पे 75%, 75% का मतलब 75/100, कोई बात नहीं, चलिए अच्छी बात है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E3 कितना है, ये क्या कह रहा है कि जब अनभिनत सिक्का है, अनभिनत सिक्का है जो हम लोग यूज करते हैं, हम लोग जो है ना, हम लोग हेड टेल खेलते हैं वो वाला, ठीक ना, अनबेस्ट वाला, ठीक। तो अनभिनत सिक्के पर चित्त होने की क्या प्रायिकता होती है, जब मान लो कि सिक्का अनभिनत है तब उस पर चित्त आने की पॉसिबिलिटी क्या होती है 1/2। यही दिमाग लगाना है। अब जब सब कुछ हो गया तो लास्ट में एक लाइन पढ़ना है, लास्ट वाला लाइन, कि यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हुआ है तो क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित्त वाला सिक्का है, दोनों ओर चित्त वाला। तो आपको क्या करनी है, यहाँ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिखिएगा क्या,
आवश्यक प्रायिकता बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए, बस यही कर देना है। और सूत्र पता ही है, जब सूत्र पता है तो हल कर लोगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कतें नहीं है। यहाँ रख लो, क्या रखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2। कितना था हाई? 1/3। हाई कितना था? ए बाई E1 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना था? 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 कितना था? 75/100। हाउ कितना था? 1/3। ए बाई E3 कितना था? 1/2। चलिए हल करिए। 3 25 75, 4 25 100, हाई 3 से हाई 3 कट गया, ऐसे कटाया जाता फटाफट। 1/3, 1/3, हाई हो गया 1/4, हाई हो गया 1/6। 1/3 को ऊपर ही रहने दीजिए, ठीक ना। 3 4 6 का एलसीएम 12, 3 चौका 12, 4 तिया 12, 6 दूना 12। तो ई हो जाएगा 1/3 गुणा 12 चला जाएगा ऊपर, 4 3 7 2 9, 4 तिया 12, कितना हो जाएगा? 4/9 हो जाएगा आंसर, ठीक ना। इतना ही आता होगा। बताइए हम कौन आई। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। एक बीमा कंपनी 200 स्कूटर चालकों, 4000 कार चालकों और 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती है। पॉलिसी दुर्घटनाओं की प्रायिकता क्रमशः 0.01, 0.03 और 0.15 है। बीमाकृत व्यक्तियों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, एक्सीडेंट, तो उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता क्या है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, स्कूटर वाले, कार वाले, ट्रक वाले, है ना, जो चालक है उसको मान लेंगे घटनाओं को इस प्रकार। कैसे भाई? तो यहां लिखेंगे, मान लिया कि स्कूटर चालक की घटना। मानने में भी जानते हो, मानने में भी एकदम सेम मान रहे हैं कि अंतर रहा है एकदम। स्कूटर चालक कितना हो गया, उसके बाद क्या है भाई? बस के ट्रक है, कार है, कार चालक की घटना, ठीक ना, E2। उसके बाद क्या है? ट्रक है ना, ट्रक चालक की घटना, ठीक है। और यहां मानिएगा दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना। दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना कितनी है? ए। अब ध्यान दीजिए, सुनिए। अब हम चाहते हैं इरशाद ध्यान दीजिएगा, हम चाहते हैं कि इसका प्रोबेबिलिटी निकाल दें, माने स्कूटर चालक होने की पॉसिबिलिटी भाई कितना है, ये निकाल लें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्कूटर चालक का वो है, और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ केस कितना है। तो स्कूटर चालक का वो है 2000 है। ध्यान दीजिएगा, 2000 जो है ना स्कूटर वाला है, और कितना है? 4000 कौन है? कार वाला है। और कितना है? 6000 कौन है भाई? ट्रक ड्राइवर है। तो जब सब संख्या दिया है तो हम लोग पॉसिबिलिटी आराम से निकाल लेंगे। तो देखिए एक बार थोड़ा सा फार्मूला रख दे रहे हैं। अब यहाँ कितना हो जाएगा, जोड़िए है, नंबर ऑफ केस का काम करेगा 2000, 4000, 6000, तो 6 4 10 2, यहाँ हो जाएगा 12000, ठीक है ना। अब इसको कटा दीजिए, 2 छक्का 12, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालिएगा तो क्या होगा? E2 मतलब कार चालक, कार कब है चलाने वाला, कार वाले ड्राइवर की संख्या 4000, टोटल ड्राइवर 12000, ठीक है ना। तो चढ़ती आई 12, कितना? 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, ट्रक चालक की प्रायिकता कितनी होगी? ट्रक चलाने वाले कितने ड्राइवर हैं? 6000, टोटल है कितने? 12000, 6 दूनी 1/2, कोई दिक्कत? चलिए अब हमको क्या करना है, अब हम लोग को लिख लेना है एक और चीज, A/E1। इसका मतलब कि वो स्कूटर का चालक है और वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, इसकी पॉसिबिलिटी दिया हुआ है बुक में, ठीक ना। कितना दिया हुआ है? 0.01। और उसके बाद क्या करिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 निकाल लीजिए, कितना है? 0.03। इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। A/E3 का मतलब
कि वो ट्रक चालक है तब उसे दुर्घटनाग्रस्त होने की क्या प्रायिकता है, तो इसका कितना मान दिया हुआ है 0.15 बोला जाता है, ठीक है ना। अब कह रहा है लास्ट में जब आराम से इत्मीनान से ये सब कर लोगे तो आपको क्या करना है, जो भी निकालना है आवश्यक प्रोबेबिलिटी निकाल देना है। आवश्यक प्रायिकता निकालनी है तो क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, पढ़ लीजिए, उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की क्या प्रायिकता है। तो स्कूटर चालक तो फर्स्ट वाला ना है जी, यही पूछ रहा है। अब समझ सकते हो कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, वही लगेगा, है ना बात। क्या लगाओगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब यहाँ आ जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E3। अब ऊपर वाला जो भी मान है आया हुआ है, इस सारा मान को उठा के इसमें रख दीजिए आराम से। ये टोटल जो वैल्यू है इसमें रख दीजिएगा तो क्या होगा, आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आ जाएगा इत्मीनान से। फार्मूला छोड़ देते हैं यार, ऐसे ही बार बार लिखना पड़ रहा है। चलिए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, कौन 8 नंबर, सुनिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं, सुनिएगा समझिएगा। एक कारखाने में A तथा B 2 मशीनें लगी हैं, कब लगी हैं, एक कारखाने में A तथा B 2 मशीनें लगी हैं, सुनता रहो इरशाद। एक कारखाने में 2 मशीन लगी है, हाँ डाला है मैं धीरज। एक कारखाने में 2 मशीनें लगी हैं, चलिए लगाते हैं मशीन। एक कारखाने में A और B 2 मशीनें लगी हैं। पूर्व विवरण से पता चलता है, पहले के विवरण से डिटेल से पता चलता है कि कुल उत्पादन का 60% मशीन A और 40% मशीन B द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त मशीन A का 2% और मशीन B का 1% उत्पादन खराब है, मैंने जौन बनाती है वो खराब माल निकलती है, ठीक है। यदि कुल उत्पादन का एक ढेर बना लिया जाता है और उस ढेर में से यादृच्छिक निकाली गई कोई वस्तु खराब हो तो इस वस्तु के मशीन A द्वारा बने होने की क्या प्रायिकता है, वाह ठीक। तो कारखाने में कितनी मशीनें हैं, कारखाने में A और B 2 मशीनें हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, एक काम करेंगे, मान लिया कि मशीन A की घटना, हाँ इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, दिक्कत होगा तो इंग्लिश में ठीक लिखता है, इंग्लिश में भी दिया है ना, इसमें A दिया है, यहाँ भी कर देते हैं, ठीक ना। चलिए B कर दिया। चलिए तो कारखाने में A और B 2 मशीनें लगी हैं। पूर्व के विवरण से पता चलता है कि कुल उत्पादन का 60% मशीन A और 40% मशीन B द्वारा किया जाता है। और यहाँ क्या करेंगे, मशीन B की घटना, इवेंट ऑफ मशीन B इक्वल टू E2, ज़्यादा नहीं लिखना है बस। अब उसके बाद क्या होता है, उत्पादन खराब होता है ना, निकाली गई वस्तु खराब हो। चलिए अच्छी बात है। खराब वस्तु की घटना, स्टाइल से मानिए, खराब वस्तु की घटना, हम जैसे लिख रहे हैं वैसा ही लिखिएगा, खराब वस्तु की घटना A। अब देखिए क्या करना है हम लोग को, क्या करना है, अब ये काम करके लिख लेना है। देखिए मशीन A की घटना अगर E1 है तो मशीन E1 द्वारा वो मटेरियल बने होने की क्या प्रायिकता है, तो कितना बनाई है 60%, कोई दिक्कत, 60% मतलब 60/100। चलिए अच्छी बात है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये कितना है 40%, 40% मतलब 40/100, 40/100। चलिए और क्या करना है, यहाँ लिख लेते हैं ये वाला, यहाँ ये वाला इसको हटा देते हैं, ठीक ना। चलिए अब हम क्या करेंगे कि इसको नोट करते हैं, यानी कि अगर मशीन A उस वस्तु को बनाई है, ध्यान से भाषा पढ़िएगा, मशीन E द्वारा अगर वो वस्तु बना हुआ है और ढेरी में पड़ा हुआ है तब उसे खराब होने की क्या प्रायिकता है। तो मशीन A कितना खराब बनाती है, कितना बनाती है, मशीन A कितना खराब बना रही है भाई, मशीन A 2%, 2% बोले तो 2/100। उसके बाद मशीन B क्या कर रही है 1% बना रही है, इसका मतलब 1/100 कर दीजिए, 1/100 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट में कह रहा है
लास्ट में कह रहा है कि अगर यादृच्छिक निकाली गई वस्तु खराब है तो इस वस्तु के मशीन बी द्वारा बने होने की क्या प्रायिकता है? मशीन बी द्वारा, है ना, सुधार लीजिएगा। तो इसमें तो ज्यादा इवेंट है नहीं, तो हाई वाला हट जाएगा इस फार्मूला में, कोई दिक्कत? और मशीन बी कह रहा है तो यहाँ E1 लिखेंगे नहीं, यहाँ लिखेंगे भाई E2, क्योंकि E2 हम मशीन बी को मान लिए हैं। इसका मतलब है कि उस ढेरी में से खराब वस्तु निकली है तो उसे मशीन बी द्वारा बने होने की क्या प्रायिकता है, ठीक है ना। तो यहाँ अगर E2 करेंगे तो यहाँ भी भैया E2 करेंगे, यहाँ भी E2 करेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। यहाँ E2 तो हो E2, और इसमें दिक्कत नहीं है, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2, इसमें दिक्कत नहीं है। इसको आगे लिखिए चाहे पीछे लिखिए, जोड़ में लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। तो हमको लगता है कि बन जाना चाहिए, बन जाएगा ना। चलिए, जो भी मान है ऊपर वाला निकाले हैं हम लोग, इसको पुट कर लेना है, आ जाएगा आंसर।